अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो है उसका क्रिटिसिज्म रिव्यू करेंगे। सो देयर आर सर्टेन पॉइंट्स ऑन विच द क्लासिकल मॉडल इज़ बिल्ड अप। बेसिकली क्लासिकल्स ने क्लासिकल मॉडल या क्लासिकल थ्योरी प्रेजेंट नहीं की, उन्होंने डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स दिए और लेटर ऑन इन कॉन्सेप्ट्स को असम्बल करके हमने क्लासिकल मॉडल जो है वो कंस्ट्रक्ट किया। सो क्लासिकल्स का कॉन्सेप्ट जो है, जो उनकी थीरी है, वो सबसे उसका मेन पॉइंट है दैट इज़ फुल एम्प्लॉयमेंट। यानी इकॉनमी के अंदर हर वक्त मुकम्मल रोज़गार की सूरत हाल पाई जाती है। इकॉनमी के अंदर ऐसी फोर्सेस मौजूद होती हैं कि अगर इकॉनमी का इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट डेविएट करता है या डिस्टर्ब होता है फ्रॉम फुल एम्प्लॉयमेंट, तो इकॉनमी में ऐसी फोर्सेस मौजूद हैं जिनकी मदद से फुल एम्प्लॉयमेंट ख़ुद ब खुद जो है वो एडजस्ट हो जाता है। अब केन्स जो है वो इस पॉइंट को क्रिटिसाइज़ करते हैं और वो कहते हैं कि फुल एम्प्लॉयमेंट जो है ये एक एबनॉर्मल कंडीशन है या एक एक्सीडेंशियल कंडीशन है, कि ये हादसाती तौर पर तो हो सकता है कि इकॉनमी के अंदर फुल एम्प्लॉयमेंट हो जाए, लेकिन नॉर्मल कंडीशन क्या है किसी भी इकॉनमी की, कि इकॉनमी में हमेशा जो है वो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट पाया जाता है जहाँ पर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई आपस में बराबर होते हैं। और केन्स ये कहता है दैट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपका फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पर हो। मोस्टली केन्स जो हैं वो एडवोकेट करते हैं कि इकॉनमी के अंदर हमेशा अंडर एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन पाई जाती है। यानी जो इक्विलिब्रियम तवाज़नी रोज़गार की जो सतह है दैट इज़ ऑलवेज़ लेसर देन फुल एम्प्लॉयमेंट। यानी फुल एम्प्लॉयमेंट से पहले इकॉनमी जो है वो एग्जिस्ट करती है, यानी यहाँ पर डेफिशिएंसी ऑफ डिमांड पाई जाती है, जिसकी वजह से लेटर ऑन इकॉनमी के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट एंड एक्सेस सप्लाई जो है वो जनरेट हो जाती है और इकॉनमी जो है वो डिप्रेशन की तरफ मूव कर जाती है। सेम इज़ द सिचुएशन विच इज़ प्रेजेंटेड बाय द केन्स। उन्होंने कहा कि जो 1930s का डिप्रेशन था उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये थी कि क्लासिकल्स ने कहा कि फुल एम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट करता है इकॉनमी के अंदर, बट अगर फुल एम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट करता तो 1930s का डिप्रेशन ना होता। सेज लॉ होल्ड अगर करता तो ये कंडीशन कभी भी जो है वो इकॉनमी के अंदर जनरेट ना होती। सो इसकी रीजंस बताते हुए क्लासिकल मॉडल को जब उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया तो सबसे पहला क्रिटिसिज्म का जो पॉइंट था वो था फुल एम्प्लॉयमेंट, कि इकॉनमी में फुल एम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट नहीं कर सकता, दैट इज़ जस्ट एबनॉर्मल कंडीशन और ये एक्सीडेंशियल जो है वो पाया जाता है। सेकेंड, वो कहते हैं कि सेज लॉ, आपको पता है कि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट क्लासिकल मॉडल जो है क्लासिकल थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, ये बेस करती है सेज लॉ के ऊपर। और सेज लॉ है सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, कि जो सप्लाई है वो अपनी डिमांड खुद से प्रोड्यूस करती है। यानी जो वर्कर्स किसी इंडस्ट्री में काम करके इनकम अर्न करते हैं वो अपनी उस इनकम को अपनी ही बनाई हुई चीज़ों पर खर्च कर देते हैं, यानी वो उन चीज़ों पर खर्च करते हैं। इस तरह से सेज के मुताबिक y इज़ इक्वल टू सी प्लस आई, यानी जो एक्सपेंडिचर्स हैं इकोनॉमी के अंदर y इज़ इक्वल टू दैट इज़ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स एंड दैट इज़ इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। जब वो इनकम अर्न करते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, तो उनकी इनकम के दो आप ये कह लें कि वो अपनी इनकम को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सम इज़ कंज्यूम्ड, कुछ हिस्सा वो खर्च कर लेते हैं और कुछ हिस्सा वो सेव कर लेते हैं। अब क्लासिकल्स ये कहते थे कि सेविंग्स इज़ ऑलवेज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, और इस तरह से जो पैसा वो सेव करते हैं, एक तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स आ गए जो डायरेक्ट आ गए, दूसरे वो सेविंग्स जो लेबर जो अपनी इनकम से जो भी सेविंग करती है, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट के बराबर है, इसलिए सेविंग्स जो हैं वो शिफ्ट हो जाती हैं इन्वेस्टमेंट की तरफ। इसलिए जितना उन्होंने अर्न किया होता है दे स्पेंड ऑल, वो सारे का सारा खर्च कर देते हैं, जिसकी वजह से
इकोनॉमी के अंदर जो है वो फुल एम्प्लॉयमेंट मेंटेन रहता है, एक्सेस सप्लाई जनरेट नहीं होती। लेकिन केन्स ये कहते हैं कि जो सेविंग फंक्शन है, सेविंग फंक्शन ज़रूरी नहीं है कि सारी की सारी सेविंग्स जो हैं वो इन्वेस्ट ही की जाएं। सेविंग्स के डिफरेंट मोटिव्स हैं, डिफरेंट डिटर्मिनेंट्स हैं, ये एक डिफरेंट फंक्शन है। उन्होंने कहा जी सेविंग जब पैसा है ये प्रिकॉशनरी मोटिव्स के लिए भी किया जाता है, इसको ट्रांजैक्टिव मोटिव यानी लेन देन के लिए भी अपने पास महफूज रखा जाता है। दैट इज़ नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि आपने सेविंग्स को इन्वेस्ट ही करना है। अक्सर लोग ऐसा करते हैं कि जब बिज़नेस की कंडीशंस अनसर्टन हो जाती हैं तो वो अपना पैसा हॉर्ड कर लेते हैं, छुपा लेते हैं, वो शो ही नहीं करते। सो दैट इज़ नॉट ऑलवेज पॉसिबल दैट सेविंग्स शुड बी इन्वेस्टेड। ठीक है, सेविंग्स इन्वेस्ट नहीं होती, इसलिए जो है वो इकोनॉमी के अंदर एक जो है वो गैप जनरेट हो जाता है, जिसको इन्वेस्टमेंट गैप कहते हैं या इफ़ेक्टिव डिमांड का गैप प्रोड्यूस हो जाता है। ऐसी कंडीशन में इस गैप को फिल करने के लिए प्राइवेट सेक्टर सामने नहीं आता। यहाँ पर इसको फिलअप करने के लिए गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट ज़रूरी होती है, और यहाँ पर रोल ऑफ गवर्नमेंट जो है उसको एम्फसाइज करते हैं प्रोफेसर केन्स। थर्ड हमारे पास आ जाता है लेसेस फेयर इकोनॉमी। लेसेस फेयर इकोनॉमी आप जानते हैं कि लेसेस फेयर मीन देयर इज़ नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन, यानी हुकूमत का जो है वो किसी किस्म का अमल दखल नहीं होता। लोग जो चीज़ प्रोड्यूस करते हैं वो उसी पे कंज्यूम करते हैं और इकॉनमी में ओवर सप्लाई जो है वो जनरेट नहीं होती। अब केन्स ये कहते हैं कि इकॉनमी के अंदर दो ग्रुप रहते हैं लोगों के। देयर आर टू क्लासेस ऑफ पीपल हु आर लिविंग इन द सोसाइटी, वन इज़ रिच एंड वन इज़ पुअर। रिच क्लास की जो इनकम है या जो वेल्थ है उनके पास, दैट इज़ टू मच, उनके पास काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में वेल्थ होती है, लेकिन उनकी जो कंजम्पशन है, जो सर्फ है, दैट इज़ लोअर, वो कम होता है, क्योंकि उनकी डिमांड्स ऑलरेडी पूरी हुई भी होती हैं, इसलिए वो अपनी कंजम्पशन को कम करते हैं। दैट इज़ द रीज़न दे हैव द स्मॉलर वैल्यू ऑफ MPC। जबकि जो गरीब लोग हैं, अच्छा यहाँ पर रिच क्लास अगर कंजम्पशन कम कर रही है तो उसका मतलब है दे आर सेविंग मच मोर। तो यहाँ पर हमारे जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स हैं जो इकोनॉमी के अंदर डिमांड के लेवल को डिटर्मिन करते हैं, तो इसके कम होने की वजह से इकोनॉमी में डिमांड कम हो गई। अब आते हैं पुअर क्लास की तरफ। दे हैव लोअर वेल्थ, उनके पास पैसे कम हैं, तो ये क्या करेंगे, ये कंजम्पशन तो करेंगे लेकिन बहुत कम कंजम्पशन करेंगे। नो डाउट दे हैव higher marginal propensity to consume, but the volume of consumption, the amount of total consumption done by the poor is very small, वो बहुत कम होगी, जिसकी वजह से डिमांड जो है यहाँ पर भी कम हो जाएगी। या इसको इस तरह से देख लें कि सेविंग्स इनकी रिड्यूस है जब इनके पास सेविंग्स ही नहीं है। these savings are approximately equal to zero। जब सेविंग्स ही नहीं है इनके पास, then how they could invest? सो इस तरह से डिमांड के कम होने से देयर इज़ द क्रिएशन ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ डिमांड। जब डिमांड आपके पास कम हो गई तो यहाँ पर जो एक्सपेक्टेशंस हैं रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट के, एंटरप्रेन्योर्स या प्रोड्यूसर जो आजिर लोग हैं वो इन्वेस्ट करना चाहें तो वो इन्वेस्टमेंट यहाँ पर रिड्यूस कर देते हैं। तो यहाँ पर भी एक डेफिशिएंसी गैप जो है वो क्रिएट हो जाता है, और इस गैप को फिल करने के लिए गवर्नमेंट का होना ज़रूरी है। गवर्नमेंट अपनी फिस्कल पॉलिसी के तहत या अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को यूज़ करते हुए जो है वो इस गैप को फुलफिल करती है। सो इन दिस वे केन्स क्रिटिसाइजेस अ लेसेस फेयर अजम्पशन। फोर्थ, क्लासिकल्स ये कहते हैं सेविंग्स इज ऑलवेज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट जो है और सेविंग्स, इसकी इक्वलिटी को केन्स क्रिटिसाइज करते हैं। सेविंग्स
इज़ नॉट ऑलवेज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, क्योंकि सेविंग्स के उन्होंने 3 मोटिव बताए हैं। फर्स्ट, प्रिकॉशनरी, जिसको आप एहतियाती तौर पर अपने पास रखते हैं कोई नागहानी आफत से बचने के लिए। दूसरा है डे टू डे ट्रांजैक्शंस, रोज़मर्रा के लिए आप जो पैसा अपने पास महफूज रखते हैं। वैसे तो नहीं, अगर आपने 100 रुपये की कोई चीज़ लेनी है तो आप पहले बैंक जाएंगे, वहाँ से आप ATM या अपने कैश चेक जो है उसको कैश करवाएं, देन यू मूव टू परचेज सम प्रोडक्ट। तो ऐसा नहीं होता। तो केन्स ये कहते हैं कि ट्रांजैक्टिव मोटिव्स जो हैं, लेन देन के लिए भी लोग अपने पास पैसा रखते हैं। उसके बाद ही सेड वन इज स्पेक्युलेटिव, जिसको सट्टाबाजी की तलब कहा जाता है। तो कहते हैं 2 मोटिव्स ऐसे हैं जिनका इन्वेस्टमेंट से, इंटरेस्ट रेट से कोई ताल्लुक है ही नहीं, ये तो उनकी अपनी डे टू डे ट्रांजैक्शंस हैं। तो इसलिए यहाँ पर ये इक्वालिटी जो है वो चैलेंज हो जाती है। दूसरी बात, हमने कहा इन्वेस्टमेंट। अगर किसी वक्त इकोनॉमी के अंदर शरह सूद कम हो जाती है तो इन्वेस्टमेंट बढ़ जाती है। ये एक जनरल रिलेशनशिप हमने पढ़ा इन्वेस्टमेंट और इंटरेस्ट रेट का। वो कहते हैं कि इकोनॉमी के अंदर जो सरमायाकारी डिटरमिन होती है, इसका ताल्लुक 2 चीज़ों के साथ है। एक कि इकोनॉमी के अंदर शरह सूद कितनी है, दूसरी मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। कि मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल क्या है, यानी आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस इन्वेस्टमेंट को करने के बाद आप इतना प्रॉफिट अर्न कर लेंगे कि आप इस इंटरेस्ट रेट को पे कर सकें। अब अगर इकोनॉमी में ऐसी कंडीशन हो कि मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल बहुत ज़्यादा हो, तो इस कंडीशन में हायर इंटरेस्ट रेट पर भी बिजनेसमैन जो हैं वो लोन लेने के लिए तैयार होते हैं। तो इस तरह से ये इक्वालिटी जो है दैट इज़ नॉट पॉसिबल इन द नॉर्मल कंडीशंस। सो यहाँ पर भी केन्स यही कहते हैं कि इकोनॉमी के अंदर सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट बिकॉज ऑफ दीज रीजंस इक्वल नहीं हो सकती। उसके बाद रोल ऑफ मनी। प्रीवियस लेक्चर में हमने कहा क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जो हैं, अकॉर्डिंग टू देम मनी इज़ जस्ट मीडियम ऑफ एक्सचेंज, कि इसके ताल्लुक जो है वो सिर्फ और सिर्फ चीज़ों की लेन देन में एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पर ये काम करता है। इसका रियल सेक्टर पर कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। और लेकिन जो केन्स है उन्होंने सेविंग्स के या डिमांड फॉर मनी के 3 मोटिव्स बताए हैं, जिसमें 1 प्रिकॉशनरी, ट्रांजैक्टिव और 3rd इज स्पेकुलेटिव। अब स्पेकुलेटिव क्या है? स्पेकुलेटिव या सिट्टाबाज क्या करते हैं? सिट्टाबाज क्या करते हैं जनाब, शरह सूद में उतार चढ़ाव से बॉन्ड्स सिक्योरिटीज़ की ख़रीदो फरोख्त करते हैं। अब अगर शरह सूद ज़्यादा है या कम है, तो जब उन्होंने बॉन्ड्स ख़रीदने हैं दे हैव टू सेव इनफ मनी टू परचेज दीज बॉन्ड्स टू गेट प्रॉफिट फ्रॉम द इंटरेस्ट रेट। यानी अगर शरह सूद में उतार चढ़ाव से उन्होंने प्रॉफिट कमाना है तो उन्होंने अपने पास इतने पैसे महफूज रखने हैं ताकि वो जो है वो बॉन्ड्स की ख़रीदो फरोख्त कर सकें। इसका मतलब है कि मनी इज़ नॉट ओनली द मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी ज़र जो है वो सिर्फ और सिर्फ मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं है, इट इज़ ऑल्सो द सोर्स टू अर्न मनी, यानी इसकी मदद से आप पैसा भी कमा सकते हैं। देन इफ़ेक्ट ऑन द रियल सेक्टर। जब यहाँ पर बात हो रही है कि इट इज़ जस्ट द मीडियम ऑफ एक्सचेंज, तो अगर ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज है तो इसका रियल सेक्टर पर कोई इफ़ेक्ट नहीं होता अकॉर्डिंग टू क्लासिकल्स रियल सेक्टर वेरिएबल्स। अब इसको देख लेते हैं कि अगर क्लासिकल्स का ये कॉन्सेप्ट है ठीक या नहीं। अब केन्स ये कहते हैं कि इकोनॉमी में जब मनी डिमांड का ताल्लुक इंटरेस्ट रेट के साथ है तो इस कंडीशन में आप इसको न्यूट्रल नहीं कह सकते, यानी न्यूट्रलिटी ऑफ मनी का जो कॉन्सेप्ट क्लासिकल्स ने दिया था वो एग्जिस्ट नहीं करता अकॉर्डिंग टू केन्स। अब केन्स ये कहते हैं कि इकोनॉमी के अंदर अगर किसी वक्त ज़र की रसद में इजाफ़ा कर दिया जाता है तो इस इजाफे की वजह से शरह सूद कम हो जाती है।
अब शरह सूद जब कम होगी तो जाहिर सी बात है सरमायाकारी में इजाफा हो जाएगा, जब सरमायाकारी में इजाफा होगा तो आउटपुट में इजाफा हो जाएगा, जब आउटपुट में इजाफा होगा तो नेशनल इनकम में इजाफा हो जाएगा। इट मीन्स कि अगर ज़र की रसद में इजाफा हो रहा है तो ज़र की रसद इज़ अफेक्टिंग द रियल वेरिएबल दैट इज़ आउटपुट। इट मीन्स केन्स जो हैं वो मनी सप्लाई और इंटरेस्ट रेट में एक रिलेशनशिप जनरेट करते हैं और इस रिलेशनशिप से वो रियल वेरिएबल्स को इफ़ेक्ट करते हैं, न्यूट्रलिटी ऑफ मनी को चैलेंज करते हुए। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि क्लासिकल मॉडल को कंस्ट्रक्ट करते हुए हमने कहा था देयर इज़ अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन मनी वेजेस, जिसको आप नॉमिनल वेजेस यानी कैपिटल डब्ल्यू से जाहिर करते हैं, मनी वेजेस एंड रियल वेजेस, यानी हकीकी उजरतों में और ज़री उजरतों में एक डायरेक्ट रिलेशनशिप पाया जाता है। लेकिन केन्स ये कहते हैं कि मनी वेजेस में और रियल वेजेस में डायरेक्ट रिलेशनशिप के बजाय इनडायरेक्ट या नेगेटिव रिलेशनशिप पाया जाता है। यानी अगर मनी वेजेस में इजाफा होगा, यानी अगर ज़री उजरतों में इजाफा होगा तो इससे हकीकी उजरतें क्या हैं? आपकी परचेजिंग पावर, आपकी कुव्वत ख़रीद। जबकि हम ज़री उजरतों को इन टर्म्स ऑफ इन्फ्लेशन या प्राइसेस की फॉर्म में देखते हैं। तो अगर कीमतों में इजाफा हो रहा है तो मनी वेजेस, कीमतों में इजाफे से मनी वेजेस में इजाफा तो हुआ, लेकिन कीमतों में इजाफे से आपकी परचेजिंग पावर में कमी आ जाती है। सो देयर इज़ अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन मनी वेजेस एंड द रियल वेजेस। और एट द एंड लास्ट पॉइंट जो है वो है कि क्लासिकल्स ने ये कहा था कि जो इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट है ये लॉन्ग टर्म रहता है, यानी लॉन्ग टर्म। अगर शॉर्ट टर्म में कोई डिस्टर्बेंस इकोनॉमी के अंदर क्रिएट होती है, चाहे लेबर मार्केट में या चाहे क्रेडिट मार्केट में, तो ऐसी ऑटोमेटिक फोर्सेस मौजूद होती हैं और फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जो है वो एग्जिस्ट करती है, जिसकी वजह से इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट आ जाता है। लेकिन केन्स ये कहते हैं कि जो लॉन्ग रन का कॉन्सेप्ट है दैट इज़ नॉट प्रेज वर्दी। ही सेड इन लॉन्ग रन वी ऑल आर डेड, कि लॉन्ग रन में हम होते ही नहीं, वी ऑल आर डेड, सो वी शुड डील विद द शॉर्ट रन। हमें शॉर्ट रन के साथ डील करना चाहिए। इस तरह से जो है हम अपनी इकोनॉमी को सर्वाइव कर सकते हैं। इफ़ वी लिव इन द शॉर्ट रन, हम हर शॉर्ट रन में अगर लिव करेंगे इसका मतलब है वी आर लिविंग इन द लॉन्ग रन। ठीक है, सो ही इज़ फोकसिंग ऑन द सोल्यूशन ऑफ शॉर्ट रन। 1930s का जो डिप्रेशन था उसको ख़त्म करने के लिए उन्होंने कहा था देयर मस्ट बी द रोल ऑफ गवर्नमेंट। हुकूमत को इंटरफेरेंस करनी चाहिए, हुकूमत को वो जो एक डेफिशिएंसी क्रिएट हुई है इन्वेस्टमेंट की उसको फुलफ़िल करना चाहिए, हुकूमत को एक्सपेंडिचर्स करने चाहिए, ताकि जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स करे तो इकोनॉमी के अंदर एम्प्लॉयमेंट लेवल जनरेट हो और इकोनॉमी में ये जो शट डाउन की एक कंडीशन सामने आई हुई है इसको रिजॉल्व किया जा सके। थैंक यू।